नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फर्टिलिटी दोस्त। आज हम बात करते हैं मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। इससे पहले वी जस्ट टॉक अबाउट पीसीओएस, हेल्दी लाइफस्टाइल एंड हाउ टू मेंटेन द रेगुलर पीरियड्स। बट टुडे वी आर गोइंग टू डेडिकेट दिस डे टू मेल्स। आज सैटरडे है। आप दोनों लोग बैठ के इस सेशन को ज़रूर देखिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू, वी कैन से दैट वो छोटी छोटी बातें जो कहीं हम मिस कर जाते हैं या कहीं आप भूल जाते हैं अपने डॉक्टर से डिस्कस करने के लिए। एंड व्हेन वी जस्ट थॉट अबाउट दिस मेल इनफर्टिलिटी, रादर वी वुड call it as male hypofertility. So we just thought of a very senior doctor from Mumbai, and I think Maharashtra people, जितने भी आप लोग वहाँ पे हैं, आप नाम सुनते ही समझ जाएंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। सो वी हैव डॉक्टर कौस्तुभ कुलकर्णी विद अस, और हमारा उनके साथ एक सेशन ऑलरेडी लास्ट ईयर हो चुका है। हमारे बहुत व्यूअर्स ने बोला कि आप सर को दोबारा बुलाइए, वी रियली नीड टू डिस्कस फ्यू अदर इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स रिगार्डिंग मेल इनफर्टिलिटी विद हिम। सो आज डॉक्टर सर कुलकर्णी हमारे साथ हैं और हम उनसे मेल हाइपो इनफर्टिलिटी प्लस द रोल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड विटामिन डी इन मेल concerns, male parameters, ये सब डिस्कस करेंगे। एंड दिस स्पेशल interesting, wonderful session is just managed by UNS. So, UNS, thank you once again for this informative session. And viewers, we are just going to call Dr. Kulkarni on the main screen. और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने सवाल, अपने डाउट सब कुछ कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब दें। So let's begin with the session. Namaskar, Dr. Kulkarni. Welcome to First. Namaskar, good afternoon. Viewers, we have very senior doctor from Mumbai, Dr. Kulkarni. He is a founder and director of Siddhi Group of ART Centers. और जितने मुंबई के लोग हैं वो जानते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। सो सर के साथ आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट मेल हाइपोफर्टिलिटी, द रोल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड विटामिन। सो ओवर टू सर। नमस्कार आभा जी, इट्स अ प्लेजर आपके साथ दोबारा जो है वो इस तरह से बात करने का और इस ऑडियंस के साथ जुड़ने का। बट आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज द फैक्ट दैट जब इनफर्टिलिटी का कंसल्टेशन होता है हमारे यहाँ पे, तो दो चीज़ें मैंने मार्क की है। पहले तो एक की जनरली दो कपल को हम इकट्ठा बुलाते हैं, वो मेल जो होता है वो कहते हैं ना रस्सी से बांधकर उसको खींच के लाना पड़ता है वाला चक्कर है। तो अक्सर वो होता है, या एक दूसरा स्पेक्ट्रम हम देखते हैं कि जब मेल्स है वो ट्रीटमेंट के लिए अपने वाइफ के साथ आते तो एक कहीं पे वो एक खुद में खामी है, खुद विक्टिम है, या खुद की मतलब कोई खामी नहीं है तो हम इसमें से बच गए वाले माइंडसेट से आता है। तो पहले तो मेरे सारे दोस्तों को जो ये सुनते होंगे उनको ये बताना जरूरी है कि इट इज नॉट अबाउट यू बीइंग नॉर्मल, द वाइफ नॉट बीइंग नॉर्मल एटसेट्रा, इस तरह से इसको ना देखें। आप एक दो मिला के, मतलब इनफर्टिलिटी में ट्रीटमेंट एक कपल की होती है, एक पेशेंट की नहीं होती। तो यू शुड कंसिडर दिस एज अ यूनिट। अगर खामी आपकी वाइफ में है तो भी हो सकता है कि आप उनको पूरी तरह से एनकरेज करके या आपका जो है वो उनका मनोबल बढ़ाएंगे। इन अ सिमिलर वे, इफ द मेल हैपेंस टू हैव अ प्रॉब्लम, it can be sorted out, and the wife most times we have noticed is extremely supportive of the husband. मतलब ऐसा कभी हमने नहीं देखा कि वो सपोर्टिव नहीं है, बल्कि कई बार ऑपोजिट हमने बहुत देखा है कि भाई मेल सपोर्टिव नहीं है और वो फॉल्ट फाइंड करता है वगैरह। तो ये फॉल्ट फाइंड करने वाली चीज नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो हमें समझनी है अब वो ये कि अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं कि मेल और फीमेल मिला के अगर मैं इनफर्टिलिटी के कारण ढूंढूं तो एग्जैक्टली हाँ 50% जो है वो मेल्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो ये इतनी ज्यादा तादाद में मेल हाइपोफर्टिलिटी, आपने सही लफ्ज इस्तेमाल किया, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट अचीविंग द रिजल्ट वी वांट। और ये कई बार हमसे मतलब ताज्जुब की बात ऐसे होती कि मेल्स पूछते जी वो तो अबॉर्शन हो गया, अब ये अबॉर्शन जो हुआ उसमें हमारा क्या हाथ है? तो वहां पे भी आपका हाथ हो सकता है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे इग्नोर ना किया जाए। एंड लास्ट चीज, बीइंग अ मेल माई सेल्फ, आई वुड लाइक टू से कि भाई हमारा दायित्व है कि इस बात को सही समझे। डोंट कम अंडर मिथ्स,
don't get carried away by people talking, because मेल टू मेल एक इस तरह की टॉक होती है कि इसको एक बड़ा इशू या मतलब कहते हैं ना संजीदा टॉपिक है ऐसा सोचते ही नहीं है. तो people tend to look at it in a very narrow minded way, which should not be. And the final point before I start the slide presentation is that usually आप चाहे कितना ही प्रॉब्लम बड़ा मुझे मेल हाइपोफर्टिलिटी का दे दीजिएगा, साइंस ने इतनी तरक्की कर रखी है कि हर एक का इलाज है. तो आपका जो सपना है पिता बनने का, वो आज की टेक्नोलॉजी को लेकर हम अचीव कर सकते हैं. नाउ दैट इज अ वेरी एनकरेजिंग मैसेज. So don't look at it as an issue that you should run away from. Rather, look at it as an issue that can be sorted out. And if you can manage to do that, I think we would have achieved the benefit of this talk for a large population. So I hope Purnima ji now, with this in mind, I'll ask them to put up my slides so that मैं कुछ एक introductory थोड़े remarks मेरे कर दूं. फिर I'll be open to questions if that is all right. Yes. Sir, please. So, as happens, ये वाली स्लाइड जो पूर्णिमा जी ने इतना वक्त लेकर हमें समझाया कि ये डॉक्टर साहब है कौन, तो वो वाली स्लाइड्स ही है, तो इसको हम थोड़ा स्किप कर लेते हैं. भाई थोड़े बहुत पढ़े लिखे ऐसा समझ लेंगे हम इसमें, और जो कुछ हुआ है वो ज्यादा मतलब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैसेज है आज हमारा. सो मैं चाहूंगा कि ये जो मैसेज जो है वो मैं अगर देना चाहूँ तो व्हाट एग्जैक्टली विल आई डू. सो ये जो था, ये एक नया टॉपिक मैं आज आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा के दे रहा हूँ. इट्स कॉल्ड हाइपोफर्टिलिटी इन अ मेल एंड द रोल ऑफ डीएनए फ्रेगमेंटेशन. तो हम ऐसा समझेंगे कि भाई एक जमाना हुआ करता था जब ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज हुआ करती थी, तो कलर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था. जब वो पहली मूवी कलर में बनी होगी तो क्या हुआ होगा, बिल्कुल वैसा एक अरसे से हम मेल की हाइपोफर्टिलिटी को केवल उस दायरे से या उस दायरे में देखते थे कि भाई उनका काउंट कितना है, उनकी मोटिलिटी कितनी है, वगैरह वगैरह. अब एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हो गई जिसे हम डीएनए फ्रैगमेंटेशन कहते. बस ये आपको समझना है कि एक नया नाम है, इसके बारे में खुलासा हम आपको करते जाएंगे. नाउ व्हाट आई वांट यू टू नो इज दिस कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमें ये बताया है कि अगर एक साल अनप्रोटेक्टेड, मतलब आपने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं किया और अगर आपने ट्राई किया और बच्चा नहीं हुआ, तो सीधे सीधे इसे इनफर्टिलिटी कहा जाता है. अब ये रही डेफिनेशन वाली बात. हम ये देखते हैं कि भाई इंडिया में ये कितना प्रेवलेंट है. नाउ एस्टिमेट्स कैन वेरी बिटवीन 15 to 20%. ये सारा भूल जाइए. मैं कह रहा हूं कि आज के तारीख में देयर वर रिपोर्ट्स रिसेंटली दैट 1 in 6 couples in the reproductive age group, मतलब अगर 6 शादियां आपने अटेंड कर रखी एक लगातार 6 दिनों में, तो उनमें से एक को ये प्रॉब्लम होना ही है. तो ये एक अलार्मिंग राइज है. एंड सेकेंडली, सेकेंड पार्ट ऑफ द स्लाइड आप देखिए, वो मेल फैक्टर 20 से 40% ये अकेला इन्वॉल्व होता है या इन कॉम्बिनेशन, मतलब फीमेल में भी प्रॉब्लम हो सकता है पर मेल में भी. मतलब एक मोटा हिस्सा आपके प्रॉब्लम का is because the मेल के बारे में हमें कोई प्रॉब्लम दिखाई देता है. I'll go one step further. ये एक छोटा सा डेटा कलेक्ट किया हुआ था साल 2002 में, तो ये अभी चेंज भी हुआ है. इसमें स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें ज्यादा इतना महत्व नहीं है, एक्सेप्ट कि आप नोटिस करेंगे तो यहाँ जो इंडियन स्टेट्स में जो इनफर्टिलिटी का प्रेवलेंस देख रहे हैं आप, सबसे नीचे कश्मीर का 15% था, और ये साल 2002 की बात है. तो 2002 में शायद पूरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हमारी अवेलेबल नहीं थी कश्मीर स्टेट में. अब जबकि वो अवेलेबल हुई, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जहां हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन जनरल अवेलेबल है आपके लिए, उसमें ये भी ट्रीटमेंट का हिस्सा आपको मिल सकता है. तो ये केवल इस पॉइंट पे मैं थोड़ा स्ट्रेस करना चाहता हूं कि इसको हैंडल करने वाली कई एजेंसियां हैं, पर ये नहीं है कि भाई एकदम से आपका वो परसेंटेज बदलेगा. अब मैं जो है रुक कर रहा हूं थोड़ा सा एक हमारी बायोलॉजिकल फैक्ट्री मेल्स की, और उसका बाय प्रोडक्ट या प्रोडक्ट हम कहेंगे द स्पर्म. तो ये थोड़ा सा मैं चाहूंगा आवाज जी लिटिल मोर डिटेल में मैं जाना चाहता हूं. तो देखिए, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ चित्र मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे. तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ फीमेल एंड अ मेल इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द फीमेल आर इनसाइड हर टमी, मतलब एब्डोमेन के अंदर होते. तो मुआयना करने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं होता एक्सेप्ट सोनोग्राफी या मैं लैप्रोस्कोपी करूं. बल्कि मेल में ये ऑर्गन जो जहां से मेल लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर या जिसको आप स्पर्म कहेंगे वो निकलेगा, वो जो है वो बाहर से एग्जामिन किया जा सकता है.
लेकिन अब इसका रास्ता जो है, अगर ये स्लाइड आप देख रहे हैं तो ध्यान रखें कि ये जो टेस्टिस नीचे का हिस्सा बताया, जो एरो से आपको मोटा करके मतलब एनलार्ज करके दिखाया गया, ये आपकी फैक्ट्री है जहां से स्पर्म बनते हैं। अब दो चीजें आपको ध्यान में लेनी है। एक हैरत की बात तो ये है कि इतना ज्यादा एक्सेस में ये बनता है इन अ मेल कंपेयर टू अ फीमेल। मतलब अगर मैं आपको कंपेयर कराऊं कि एक फीमेल में एक या दो का अंडा, आपने सुना होगा पीसीओ में नहीं आता वगैरह, पर मेल्स में एक दो नहीं बल्कि मिलियंस में स्पर्म बनते, बल्कि उसे प्लूरल में भी स्पर्म ही कहते हैं। तो आपको ये समझना है कि ये मिलियंस में से केवल एक की जरूरत होती है। तो कुदरत ने आपको बहुत अच्छी तरह से नवाजा है। You have huge number of excess of sperm, and generally damage or things are reversible because of this, because you have a large population created by God. So where is our problem? So you see, it is like addressing एक सवाल one on one versus one on million, ये फर्क है। तो हमें अगर ठीक भी करना है एक को, तो हमें मिलियंस में सोचना पड़ता है। सो दिस इज वन पॉइंट दैट आई हैव मेड हियर। द सेकेंड पॉइंट, ये जो प्रोडक्ट है टेस्टिस से निकलता है, वो बहुत एक लंबी पाइप से, समझिएगा उसका नाम वास्ट डिफरेंस यहाँ लिखा है, वो धीरे धीरे होके हमारे यूरेथ्रा, जहां से पेशाब निकल आती है, वहीं पे जाके ज्वाइन हो जाता है। लेकिन उसके साथ में दो ग्रंथियां, एक फैन की तरह आपको दिख रहा है जिसका नाम जो है वो हम लोग ब्लैडर कहते हैं, वहां से देखिए वो पेशाब निकलेगी और ये भी रास्ता वहीं ज्वाइन होता है। लेकिन उसके साथ एक सेमाइनल वेसिकल नाम की ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड, दोनों चीजें अगर आप देख पाए, अब इनसे भी लिक्विड निकल के ज्वाइन होता है। तो हम पेशेंट को समझाने के लिए एक सिंपल कोलोक्वियल एग्जांपल देते हैं। अगर आप अलाउ करें अभा जी, तो आई विल लाइक टू कोट दैट एग्जांपल। तो ऐसा है कि हम उनको कहते हैं मछलियां जो है वो गंगोत्री में बहुत है। अब ये पानी बहता हुआ आपके कलकत्ता तक पहुंचना है, लेकिन अगर फर्ज करिए रास्ते में कहीं उसके दो गंदे पानी के नाले या एफ्लुएंट के नाले अगर मिल जाए, तो वो मछलियां जो तैर रही है वो कलकत्ता में पहुंचते हुए तक वीक हो जाएंगी। ये बात हमें समझनी इसलिए है कि ओरिजिनली आपके फैक्ट्री में अच्छे प्रोडक्ट्स थे, क्योंकि वो एनवायरनमेंट सपोर्टिव था। जब ये बाहर निकल आ रहा था, तो उनके ये दो एक्स्ट्रा एडिशनल जो फैक्टर्स है, उसकी वजह से आपके ओरिजिनल अच्छे क्वालिटी के स्पर्म होते हुए भी वो कुछ कम दौड़ेंगे, कम भागेंगे, कम मोटिलिटी होगी, एटसेट्रा। सो हमें पहला समझना है कि यूजुअली हमारे ऊपर, मतलब कुदरत ने हमारे लिए ऐसा बना रखा है ऑर्गन को कि ढेर सारे ज्यादा स्पर्म बनेंगे। अब ये जो है, ये कुछ ट्रिविया मैं बता रहा हूं आपको। तो मोटा मोटा आपको समझना है कि स्पर्म प्रोडक्शन, जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, वो स्टार्ट टू फिनिश करीब करीब 70 दिन लेते हैं। मतलब जो स्पर्म आज जन्म पाया है वो मैच्योर होके पूरे अपनी जिंदगी बिता के खत्म होने तक करीब करीब 70 दिन है, वो स्टार्ट टू फिनिश लेते हैं। अब कई ऐसे इमेच्योर स्पर्म भी वहां आते हैं, और एकाध मेल के अगर मैं काउंट की बात करूं तो 70 to 100 मिलियन स्पर्म पर डे प्रोड्यूस होता है। इतनी ये जबरदस्त फैक्ट्री काम कर रही है। अगली बात, ये जो स्पर्म होते हैं, ये जिससे बनते हैं वो अलग सेल है और एक सपोर्टिंग सेल अलग है। तो ये ब्लू कलर का आप जो डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पे, उसमें से जो है वो, अगर हम कहें कि स्पर्म बन रहे हैं, तो वो ब्लू जो है दिखाया गया आपको, वो फैक्ट्री का आउटपुट ले जाने वाले हैं। मतलब ऐसे लंबे पाइप्स है, आप समझ लीजिएगा, जो हर जगह से जो निकलने वाला स्पर्म है, व्हाइट कलर के या क्रीम कलर के आप देख रहे हैं, उनमें से बन के बाहर निकल रहा है। सो ये सारा कलेक्टिव, हम उसको कंट्री का जीएसटी समझ लीजिएगा, भाई स्टेट से इतना आया वगैरह वगैरह। अब जब जाके वो ऊपर एक जगह पे इकट्ठा कलेक्ट होता है, वहां से वो बाहर निकलता है, उसका पॉलिशिंग एंड फिनिशिंग हो रहा है, तो इसे एपिडिडिमिस हम कहते हैं। वहां से वो बाहर निकलता है। ये मैं जानबूझ के थोड़ा विस्तार से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टैकलिंग। तो हमें यह समझना है कि इस पूरे हिस्से को, जो लेफ्ट हैंड साइड पे आप स्क्रीन पे देखते हो, जिसको हम टेस्टिस कह रहे हैं, उसका लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड पे कट करके दिखा। तो एक हल्का सा पाइप है, इसमें दो किस्म के सेल है, एक सपोर्टिंग सेल है और दूसरा जो है वो स्पर्म बना रहा है। और जैसा कि मैंने बताया, 70 दिन में ये पूरा खत्म होके आएगा। अब ये स्पर्म की तरफ थोड़ा रुक करें आप। हमें यह समझना है कि ये नॉर्मल सेल की तरह दिखता नहीं है। अगर मैं आपको एक सेल का शेप बता दूं, तो एक क्यूब की तरह होगा वो। मतलब स्क्वायर को अगर आप 3 डायमेंशन में देखते हैं तो उसे क्यूब कहेंगे, पर ये जो सेल है वो क्यूब नहीं है, इसका शेप कुछ अलग हो गया। तो ये जो इसका हेड है,
ये सारी चीजें जो है, जैसे मतलब हम अगेन एक एग्जांपल देंगे आपको। ट्रांसफॉर्मर नाम की मूवी आई थी, उसमें वो बताते हैं कि मोटरसाइकिल बनती है, फिर कार बनती है, फिर और कुछ बनता है। तो बिल्कुल वैसे ये स्पर्म एक बहुत बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ डीएनए मटेरियल लेके हेड में अपना मिड पीस, जिसको हम बैटरी पीस कहते हैं, और बाद में उसकी एक टेल होती है। तो ये शेप कुछ अलग है, मतलब ये एक स्पेशलाइज सेल है। तो आपको ये समझना है कि ये सेल जो बन रहा है ये एक स्पेशल शेप भी ले चुका है, मतलब वो मोटरसाइकिल बन गया ऐसा सोचिए आप। और ये प्रोसेस में उससे डैमेज होने की गुंजाइश, या वो बहुत नाजुक होता है। अब हम ये एक पिक्चर देखेंगे जिसमें ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से हम वो स्पर्म को एनलार्ज करके दिखा रहे हैं आपको। तो ये उसकी नॉर्मल शेप होती है। मुझे ये बताना क्यों जरूरी है, मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं कट सेक्शन या डायग्राम में आपको बताऊं, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड चीजें उसमें रखी गई है। मतलब एक जगह पे जैसा मैंने बताया था, हेड था, वो ब्लू कलर जो दिख रहा है, उसमें आपका जेनेटिक मटेरियल है जो आपको अगर ट्रांसफर करना है एग के अंदर, तो उसका काम खत्म हो गया वहां पे। अब इसके बाद जो है ये इसका शेप जो है, बाकी सारी चीजें केवल लोकोमोशन के लिए है। फिर दोबारा यही चित्र मैं आपको दिखाता हूं। इसमें देखिए कि बीच वाला हिस्सा जो है वो बैटरी पैक है, माइटोकॉन्ड्रिया जहां लिखा है, और उसकी टेल है, मतलब पूंछ है। तो पूंछ लोकोमोशन में हेल्प करती है। तो मैं ये इसलिए समझा रहा हूं कि हम जो है अब टेस्ट की तरफ रुख कर रहे हैं। आप अगर देखें तो हर मेल जो हमारे पास इनफर्टिलिटी के लिए आएगा, उसे बताया जाता है भाई सीमेन एनालिसिस करनी है। और ये सालों से चलती हुई टेस्ट अभी भी है, वही टेस्ट हो रही है। तो इसमें केवल गिनती होती है आपकी 1 2 3 4 10, या जो भी गिनती होती है। अगर ये गिनती पर मैं इंडिविजुअल स्पर्म के बारे में कमेंट नहीं कर सकता, तो वो टेस्ट का कोई मायना नहीं हुआ। इट इज लाइक सेइंग इन अ सिटी देयर आर ट्रीज, but you can't say how many trees. So it is like that, or how good or healthy are the trees. तो बिल्कुल यही है कि सबसे पहले आपको यह समझना है कि जब हम इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट देते हैं किन्हीं को, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू और अ मेल शुड अंडरस्टैंड, एंड दिस इज फॉर द पेशेंट्स हु आर हियर, कि आपका काउंट देखकर आप कोई कंक्लूजन ड्रॉ ना करें। मोस्टली हमारे यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं, मेल्स आते हैं, वो ये कहते हैं भाई हमारा काउंट कम है, ज्यादा है। ये मत करिए। ये एक स्पेशलाइज्ड चीज है जो एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर ही इंटरप्रेट कर सकता है। यू कैनॉट लुक एट अ नंबर एंड से दिस इज दिस। तो अक्सर हमें ये बताना है कि इसमें हमने डिवाइड किया कि भाई स्पर्म के क्या टाइप्स होते हैं वगैरह, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको ये स्लाइड देखनी है कि इसमें काउंट मैंने जो दिखाया है, ये माइक्रोस्कोप के नीचे मुझे दिखेगा। वो एक ब्लू पोर्शन है और एक क्रीम पोर्शन है आपने, या लाइट ब्राउन है। तो हम जो देखते हैं, या जो लैब के स्पेशलाइज्ड पीपल इसको देखते हैं, ये आफ्टर ऑल एक अप्रोक्सीमेशन होता है। और ये लैब डिपेंडेंट, वो जो बंदा जो होता है जो इसको देखता है, उसके एक्सपीरियंस पर ये डिपेंड करता है। सो डू नॉट थिंक कि भाई एक ने किया हमारा 62 था, दूसरे ने किया 52, तो कोई गलत था। ये कोई मशीन पे नहीं किया जाता है, ये एक अप्रोक्सीमेशन। जितना एक्सपीरियंस्ड वो ऑपरेटर है, उतने आसानी से आपको ये चीजें समझेंगी। द सेकेंड पार्ट विच इज मोर इंपॉर्टेंट इज, वो स्पर्म दिखता कैसे है, वो ढंग का स्पर्म दिख रहा है या उसमें कोई खामियां दिख रही है। और आखिरी चीज आपने देखी होगी वो मोटिलिटी, उसके भागने की ताकत। ये 3 पैरामीटर्स पे हम चेक करते हैं स्पर्म को। तो ये जरूरी नहीं कि आपका काउंट अच्छा हो तो उसकी मॉर्फोलॉजी भी अच्छी होगी और मोटिलिटी भी अच्छी होगी। तो भगवान ने इतने सारे उस पेड़ पे सेब लगाए हैं कि आपका एक सेब अच्छा होगा, ये बचे हुए 4 या 5 अगर खराब हो तो भी अच्छा हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। फाइनली अभी मैंने जो आपको बताया था, ये हमें एक्चुअली क्या टेस्ट करना है कि स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। अब इसकी टेस्ट जो है बहुत कम थी। मतलब आखिर आपको स्पर्म का काम क्या लेना है कि भाई उससे एक हाफ इंफॉर्मेशन लेकर दूसरी हाफ मदर के साइड से इंफॉर्मेशन मिलके एक पूरा पूरा बच्चा बनना है। तो इसकी कोई अनफॉर्चुनेटली पूरी तरह पुख्ता टेस्ट नहीं आई है। और यहां पर अक्सर देखा गया है, जो नई चीज मैंने इंट्रोड्यूस की आप लोगों को, कि हम डीएनए डीफ्रैगमेंट या डीएनए फ्रैगमेंटेशन टेस्ट कहते हैं इसको। तो इसका मतलब अंदरूनी मटेरियल क्या खराब हुआ है। तो एक बहुत नाजुक चीज आपके शरीर से बनी है, मिलियंस में बनी है, लेकिन हो सकता है कि उसमें प्रॉब्लम है। और ये थोड़ी स्लाइड आपने उस पर गौर करना है। ये सेल जो बना है वो हाफ इंफॉर्मेशन जेनेटिक मतलब लेकर चल रहा है। ये बहुत ग्रुप में बना है, तो खूब ज्यादा कुदरत ने बनाया हमारे लिए। और ये जो है ये हाईली पेरिशेबल है।
मतलब जरा सा उसको कुछ गड़बड़ हो गया तो खत्म हो जाएगा। तो कुदरत ने केवल एक पैतरा इस्तेमाल किया है कि उन्होंने ये ज्यादा बनाने पर ध्यान दिया है। और अगर हम उस एनवायरनमेंट को खराब करते हैं, जैसे आपने नेक्स्ट 2 पॉइंट्स देखना है कि उसकी लाइफ लाइफ का मतलब जो आयु होती है उसकी फिक्स्ड है, लेकिन ये डीएनए फ्रेगमेंटेशन अगर हो गया तो आपको पता नहीं चलेगा, गिनती में तो आ जाएगा। वो ऐसे हो गया कि कोई लड़ाई करने के लिए आपने सोल्जर भेज दिया और उसका पैर टूटा हुआ है, हाथ कटा हुआ है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये वाली चीजों को हमें देखना है। एक लोकल इंजरी है, लेकिन नीचे वाला सेकंड पॉइंट प्लीज देखें, एम्बियंट टेम्परेचर। अक्सर ये हम देखते हैं मेल्स में, काउंट अगर लोअर साइड पे आता है तो हम फर्स्ट पॉइंट उनको पूछते हैं आप काम कहाँ पे करते हो। तो अगर कोई फाउंड्री या जहां गर्मी बहुत ज्यादा है तो वहां उनका काउंट अक्सर हम देखते हैं कि कम हो जाता है। सिमिलरली हमने ये भी देखा है कि मोटरसाइकिल पे जो चलते हैं ज्यादा वक्त कंटिन्यूस, इनमें भी काउंट में फर्क आता है। लेकिन चूंकि ये मिलियंस की तादाद में बनता है, कोई उस पर इंडिविजुअल ध्यान नहीं देता। दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्लीज नोट करें, अल्कोहल एंड टोबैको अब्यूज। सो इस पे मुझे दोबारा कहने की जरूरत ना पड़ेगी, लेकिन मान के चलिए आपकी ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में है अभी, कि इस ऑलरेडी जो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है उसके ऊपर अगर आप दोबारा ये चीजें जोड़ दे, अल्कोहल एंड टोबैको, तो यू विल हैव अ प्रॉब्लम। द थर्ड पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट इज इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं मेल्स में, जिनको इग्नोर किया जाता है, वो देखा नहीं जाता क्योंकि उसके कोई सिम्टम्स नहीं होते कई बार, पर उनका काउंट खराब हो जाता है। अब कुछ कारण ऐसे भी है जिसके लिए मैं जानबूझ के ये स्लाइड बना चुका हूं। तो उसमें वीनस ब्लड जो होता है वो स्टैग्नेट होता है, हम इसको जो है वो वैरिकोसील ये नाम देते हैं। ये अक्सर मेल्स में देखा गया, बट हर वैरिकोसील को ऑपरेट करना जरूरी नहीं है, और हर वैरिकोसील सोनोग्राफी में दिखा इसलिए ऑपरेट करने की कोई जरूरत है, ये बिल्कुल गलत है। तो उसको क्लिनिकली एग्जामिन करने के बाद ही हम डिसाइड करें। अब जो बची हुई बातें आपको लगेगा कि मैं कोई आपको राय दे रहा हूं, लेकिन फूड एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स, अब इतनी हमारी जिंदगी रश्ट होती है, खाने पर ध्यान नहीं होता, काम से हम स्ट्रेस की वजह से। एंड लास्ट पॉइंट, पोल्यूटेंट्स। हमारे खाने में अक्सर ऐसी कई चीजें आती हैं, जैसे हमारा कुकिंग मीडियम है, जो ऑयल होता है वो अगर आपका पोल्यूटेड है या आपका एनवायरनमेंट पोल्यूटेड है, बिकॉज आप पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, तो आपके काउंट पर जाहिर सी बात है इट विल अफेक्ट। सो बेसिकली नाउ ये एक स्लाइड फॉर्म में मैंने आपको ये दिखाया है कि भाई व्हाट आर द टॉप रीजंस। तो इसको आप इस तरफ से देखें या उस तरफ से देखें, आखिर प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है। ये एक पॉइंट मैं स्ट्रेस करना चाहता हूं। तो हमारी इस भागदौड़ की जिंदगी में अगर हमें कुछ करना है और हमारे पास कोई मेजर फिजिकल डिफॉर्मिटी नहीं है, और हमारा काउंट लो होने की वजह से हमें यह बताया जा रहा है कि हमें बच्चा नहीं हो रहा है, तो यूजुअली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मतलब जो क्रियाएं आपके शरीर की होती है उसमें ये वाले स्पर्म पे बहुत सारा बुरा असर हो रहा है। ये हो सकता है कॉम्बिनेशन हो, ये हो सकता है आपकी लाइफस्टाइल हो, स्मोकिंग हो, मतलब एडेड फैक्टर्स होंगे, एक ही फैक्टर नहीं होगा, और ये अलग अलग जगह पे काम करेगा। वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहीं पे आपके हेड को खराब करेगा, कहीं वो माइटोकॉन्ड्रिया को कम कर देगा या उसके मेम्ब्रेन को खराब करेगा। और इसलिए मैं अपने आखिरी पॉइंट पे आ रहा हूं कि भाई ये न्यूट्रासिटिकल्स या सप्लीमेंट्स होते क्या है। तो आपको पता होगा कि हर एक चाहता है कि अपनी उम्र कम करें, अब हम खुद थोड़े जवान हो जाए, ये उम्मीद होती है। तो ये वो जो सारे विटामिन एक्सेट्रा देखे गए थे जो खास करके मदद करते हैं लोगों को, इनका खास बेनिफिट हमें स्पर्म काउंट पे मिल सकता है। So the logic is this, that we have discovered the benefits of nutraceuticals used as supplements. They are not replacements. And especially a group of people who have what is called as hypofertility. मतलब अभी तक उनकी infertility या zero count की तरफ गए नहीं है, पर वो कहते हैं ना, गरीबी रेशा के पास में आप आ रहे हो, अब आपको माला माल बनना है। तो आप अगर थोड़ा सा ये ध्यान दे इस पर कि भाई हमारे आज जो बातें हुई हैं इस पे हमने क्या मतलब नोटिस किया, तो आपको ये मैं केवल एक संक्षिप्त में बताना चाहता था। होपफुली हिंदी वाज ऑल राइट आभा जी। तो आई होप नाउ यू कैन टेक द क्वेश्चंस एंड आई विल आंसर देम इन दैट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यू कैन टेक ऑफ द स्लाइड्स एंड वी कैन गो टू फुल स्क्रीन। Sure. थैंक Thank यू। you. Thank you, sir. I think the slides are self-explained, and along with your explanation,
the things, or we can say that whole topic is more or less clear with our viewers. But few questions I would like to ask Please, here. please. So first part is, sir, you mentioned here the role of vitamin D3. So women में तो हमें पता है कि D3 लेवल कम है तो it is going to affect our egg quality. बट क्या ऐसा ज़रूरी है कि हमारा ये लेवल कम है तो हमारी स्पर्म क्वालिटी पर भी असर पड़ेगा? बिल्कुल। आई थिंक द आंसर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बिकॉज दोनों ही तो इंसान ही है। तो एक पर अगर विपरीत असर है तो दूसरे पे भी होगा। एंड यस, आई एग्री विथ यू। नाउ यू मस्ट ओनली लुक एट इट इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि अगर विटामिन D3 मेल्स में कम है तो उसके कट ऑफ्स अलग होंगे फीमेल के मुकाबले। पर सबसे जरूरी चीज ये है कि कुदरत ने स्त्री को इक्का दुक्का एग बनाने पर जो है वो मजबूर किया है, पर स्पर्म मिलियंस में बन रहे हैं। तो इस बात पे ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। यू हैव नॉट बीन एबल टू आइडेंटिफाई दैट एज द मेन फैक्टर, बट आई अश्योर यू that it is an important factor, and we do give vitamin D supplements to males whenever required, and usually in the same house. We even take the history of the patients. तो हमने ये पाया है कि generally males are going out, let's say, to work. Now if they are exposed to good sunlight, the possibility of vitamin D deficiency is on the lower side. This is one thing. नंबर Right. टू, इफ द फीमेल्स खुद को ढक लेती हैं या मान लीजिए सनस्क्रीन वगैरह लगाती है फॉर वेरियस रीजंस, आई वोंट गो इनटू दैट, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, सो यू विल फाइंड अ हाई पॉसिबिलिटी of vitamin D deficiency more likely in the female, and as you correctly said, it affects. But yes, I have seen many cases of vitamin D deficiency and we have corrected them. So yes, we tackle it both ways. Answer very important question again. Whenever we visit doctor or fertility specialist, the medicines, the supplements, or we can say that antioxidants, nutraceuticals, doctor usually advise please take it for 3 months and then come back again for a check. So ये 3 महीने क्या मार्कर है? ये इसलिए मैंने आपको पहले ही स्लाइड में ये बताया कि 70 दिन का समय होता है जब स्टार्ट टू फिनिश एक स्पर्म आपका सर्कुलेशन में आ रहा है। तो अगर आपने कोई दवाई अभी दी है और मान लीजिए स्पर्म ने आज जन्म पाया है, तो दैट स्पर्म विल बी रेडी टू कम इनटू सर्कुलेशन एज वेल एज डू इट्स वर्क अप टू 70 डेज और स्लाइटली मोर। मतलब उसकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो बोलते हैं हम लोग वो 70 दिन का होता है। 100 दिन तक वो जिएगा, 100 दिन तक उसकी मतलब कैपेसिटी होगी। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इट इज अ लिविंग ऑब्जेक्ट। सो कई बार मैं अपने पेशेंट से ये कहता हूँ, इमेजिन एक गोल्ड फिश या फिश आपने टैंक में रखे, तो भाई वो फिश की हेल्थ जो है वो आज आप नहीं जज करते, 70 दिन बाद वो कैसा है भाई, सही जी रहा है या नहीं, इससे जज करिए। A simple example, but it helps my patients understand what we are saying. And now don't consider one fish, don't consider 10 fish, don't consider even 100, consider a million fish. Right. Got it? So ये वाली चीज आपको समझनी कि दवाइयों का असर आने का सही वक्त जो होता है वो इट इज नॉट बिफोर 2 months एटलीस्ट। मतलब 60 डेज के पहले आप जज नहीं कर सकते Right. एटलीस्ट। So, in this context, we have one query from a person who want to go ahead with sperm freezing. So, उनकी Yes. test report में count is low. So, he is asking, right now he is not with the partner, so he really want to go for freezing. So, आप कितने टाइम तक उनको मेडिसिन या अपना हेल्थ का टेक केयर लेने का एडवाइस करेंगे सो दैट ही कैन work on his low sperm count, and then obviously he really want to go ahead with this sperm freezing part? So first of all, I can't comment on this individual case unless I see the details. That's number one. But let us assume for argument's sake that his count has been told to him is on the lower side. Now you will be surprised, the technology that we have now is capable of storing even the worst possible quality of sperm which we can take in. Matlab the facility or rather the technology for storage has gone way ahead. That's number one. But what I would like him to say is, did your doctor recommend nutraceuticals and then recommend freezing? Yeah, you have thought of this yourself because now you're playing a doctor. Don't do that. Be very clear with your doctor. Why can't it be stored? Probably what the doctor feels there is that there is a possibility of your count going up with nutraceuticals. Now, if that be the case, we would want him to
take it for a minimum of 60 days before he thinks there will be any change. I'm not commenting on whether he should store or not. I'm talking about change. Now, he should not expect a dramatic change. That is the other thing. So, this is a specific case where you can't comment as a general rule of the thumb. बट हैविंग सेड दैट, अगर उन्होंने ये बताया कि न्यूट्रास्यूटिकल दे रहे तो साथ में क्या दूसरे कारण उन्होंने ढूंढ निकाले, ये ज्यादा जरूरी है जानना. मतलब इज देयर अ पॉसिबिलिटी दैट देयर वाज अ वेरिकोसील, इन्फेक्शंस, इज ही स्मोकिंग, डज ही हैव डायबिटीज, ये सारी चीजें देखने के बाद ही आप फिक्स कर सकते हो. सो आई डोंट थिंक इट शुड बी अ स्टेटमेंट वेयर यू आर टेकिंग प्रोएक्टिव एक्शन. इट इज द Right. डॉक्टर हु शुड गाइड देम एंड नॉट जस्ट रूल ऑफ द थंब आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, ऐसा मत करिए. Right. So we would here strongly suggest that please connect with a specialized fertility doctor Correct. and do visit, because online consultation is case में possible नहीं है. And in case if you are in Mumbai or nearby place, then please do visit Dr. Kulkarni. And otherwise you can just mail or contact on our official number and we'll arrange for your appointment. So sir, next question is related to this vitamin D3. खाने में क्या करें कि ये अपने आप ठीक हो जाए? विटामिन डी के बहुत सारे फूड सोर्सेस है, लेकिन आई डोंट नो व्हाई वी आर गेटिंग कैरिड अवे विद विटामिन डी, for the simple reason that you may have a male who has what is called as a challenged count or a low count, challenged count or low count, simply because it was not just one vitamin which was lacking, it may be many other things that are going wrong. So he may be consuming food which he should not. He's not following dietetic advice, and we want only vitamin D supplements. So it is like saying कि आपने सूटकेस में केवल जो है वो एक किस्म के ही कपड़े भरने हैं, आपको जाना है तो 5-6-10 किस्म की चीजें होती है. सो इट्स वेरी शॉर्ट साइटेड on the part of somebody to look at vitamin D और गोलियां खा लो. I don't think that's how it works. So I think you should differentiate. So what I would like to point out from this, Abhayji, is that you should not try to self-medicate. Yes, it is a cause for concern, but you are seeing your one single case and you're coming to conclusions. I wish it was that simple. After years of experience, we have also realized कि एक certain दायरे में हमें चलना है. So a doctor is not necessarily smarter than you, but he has more experience, and that makes him smarter than you. So please keep that in mind, and then you can always discuss with the doctor what you have in mind. So I feel a male should not lose his dignity, or for that matter his cool, or even come under pressure because the count is on the lower side. Like I said at the beginning, there's a high possibility that everything will get corrected, and even with one high quality sperm we can give you a baby. So this is where technology has gone. But don't come around to making this into a trivialized matter. It is not. You should look at it objectively, not emotionally. Right. So sir, next question is related to raised FSH level. So Yes. doctor advised this person to go for FSH level testing, because डॉक्टर को कहीं डाउट है, कुछ तो इश्यूज हैं हार्मोन्स के साथ. So So he is asking, should he go, और कुछ FSH raised होने से क्या problems या so क्या issues हो सकते हैं? okay. So first of all, don't be in that fear psychosis because you're undergoing a test. हो सकता है आपको रेल के डिब्बे के बाहर अगर टीसी ने टिकट पूछा तो आपके पास टिकट हो, तो आप ये क्यों सोच के चल रहे हैं कि आपके पास टिकट नहीं है. नंबर वन. नंबर टू, आई थिंक दिस टेस्ट हैज बीन ऑर्डर्ड बाय हिज डॉक्टर ओनली फॉर वन सिंपल रीजन, कि हम देखना चाहते हैं कि जो फैक्ट्री है उसका काम किस तरह से चलता है. ये अगर एफएसएच लेवल्स थोड़े रेज हो चुके हैं तो इसका मतलब कोशिश हो रही है आपके शरीर से कि स्पर्म काउंट बढ़ जाए. पर अगर बहुत ज्यादा हद के बाहर बढ़ा है तो इट इज लाइक आई एक्सप्लेन टू माय पेशेंट्स, इट्स लाइक अ हॉर्स विच यू आर राइडिंग. तो ऐसा है कि वो स्लो भाग रहा है तो आप उसको एक हल्का सा चाबुक लगाते हैं तो वो 10 की रफ्तार से 20 पे जाता है. लेकिन अगर आप बेइंतहा चाबुक से उस पर वार कर रहे हैं और वो घोड़ा भाग नहीं रहा है तो ऑब्वियसली आपका घोड़ा जो है वो वीक है. सो डॉक्टर साहब ये देखना चाहते हैं इनके कि क्या इनकी स्पर्म काउंट होने का कारण शरीर ऑलरेडी कोशिश कर रहा है या हमें कुछ दवाइयां देनी. सो दैट इज ऑल देयर इज टू इट. And I think it is worthwhile doing it from a good lab. Collect your blood in the morning if possible on an empty stomach. And if your doctor is interpreting it, please take time out with your doctor to talk rather than go to Google uncle.
that is not Right. the right resource, because then you I are think looking at horror stories. बिल्कुल। और कुछ दिनों के लिए गूगल बैन कर देना चाहिए सो दैट वी कैन हैव गुड like we can have the right information from the right person, that is your doctor. So here we just summarize the whole session that yes, ज़रूरत है अगर ट्रीटमेंट की तो ज़रूर लीजिए, घबराइए नहीं, डरिए नहीं, because as mentioned and described and explained by Dr. Kulkarni, हमारे पास इलाज है, हमारे पास हल है। ज़रूरत है तो आपको सही डॉक्टर, सही स्पेशलिस्ट को विज़िट करने की, और वो भी सही टाइम पे। एंड प्लीज़ डोंट गेट कैरिड अवे बाय ओनली वन सिंगल रिपोर्ट व्हिच इज़ सेइंग दैट यू हैव लो स्पर्म काउंट। देयर कुड बी मेनी अदर रीज़न्स। यस सर। I would like to share just one or two such things with you. You see, we also had a very pessimistic view on what we can offer a patient of infertility, especially a male factor. So, what you will be surprised with these two cases I will like to describe. So, we had a patient who persistently tried IVF, ICSI जिसको हम लोग बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. सो हम एक स्पर्म को लेते हैं और एक एग में डालते हैं, और ये करीब उनके 12 अटेम्प्ट्स हो चुके थे. Now, this gentleman had come to us, so he was staying abroad, and he had come to us, and he had a terrible count, as in low count, hardly sperm कोई दिखाई देते, वगैरह वगैरह वगैरह. Fortunately for us, his wife was 40 years old. When in his periodic visits to India, he visited us also, and we were able to extract with lot of effort. But with नई technology है, उससे हम वो sperm store कर सकें. So the one point that I want you to understand is वो एक sperm store हो चुका था. Subsequently, we called his wife over. They were staying in Dubai. तो वो उस वक्त पे आए, उस stored sperm से at the age of 40, one embryo रखने के बाद she conceived, she delivered a very healthy baby boy in Dubai. So I'm giving them an example कि हो सकता है इतने सारे स्पर्म के जंजाल में एक आध अच्छा स्पर्म भी मिल सकता है. So you need not worry. This is number one. And there's a second thing which I would like to tell you. There was this couple who read our board outside, and उन्होंने कहा भाई हमने आना था, तो उन्होंने केवल आते ही, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड थे भाई साहब, तो उनका काउंट 0 था. तो ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये एक कॉमन चीज हम देखते हैं कि काउंट 0 होता है. इसके दो कारण हैं. एक ये होता है कि आपके ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, मतलब 0 काउंट है, आपके पानी का जो है वो टंकी यहाँ ठीक है, लेकिन आगे जाके उसमें अटका नहीं, इसलिए 0 काउंट आ रहा है. तो एक सिंपल सा प्रोसीजर हम करते हैं, जिसमें उनके वाइफ का आईवीएफ जब किया था, तो स्पर्म को हमने सुई से निकाला, टेसे नाम के एक प्रोसीजर से. वो हेल्दी स्पर्म था, उनमें भी मैंने 2 महीने पहले न्यूट्रासिटिकल दे रखे थे, एंड वी फर्टिलाइज 2 गुड क्वालिटी एग्स, जो वापस हमने डालने पर उनको ट्विन रह गए, एंड दे आर मोर देन हैप्पी. सो इवन विद पेशेंट्स हु हैव एजोस्पर्मिया, तो वो मतलब दैट जेंटलमैन केम टू मी एंड सेड आपने हमारे सर से लांछन धो लिया कि भाई हमें पिता बनने का जो सौभाग्य हमें नहीं मिला. Both of these are encouraging stories for the patients who would be locked on and who are talking to us right now, because basically that science has made so much progress that I think we can offer. But also the last part, do not expect undue success out of very bad quality sperm. So you may have fertilization, आपके लिए हम वहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन बाद में जब वो एम्ब्रियो हम छोड़ेंगे स्त्री में, उनके वाइफ में या पार्टनर में, बढ़ेगा या नहीं, ये पूरा निर्भर होता है उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है. सो डू नॉट एक्सपेक्ट मिरेकुलस रिजल्ट्स. समटाइम्स इट इज फ्रस्ट्रेटिंग, बट यस, डोंट लूज होप. राइट। एंड इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू विजिट योर डॉक्टर। कुछ भी डाउट है तो प्लीज आप ये सेशन शुरू से देखिए। डॉक्टर कुलकर्णी हैज एक्सप्लेन द थिंग्स वेरी नाइसली। आप एक एक स्लाइड को समझने की कोशिश कीजिए, एंड अगर आपको लगता है कि हाँ ये कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपके रिपोर्ट्स में, या कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जो आपके डॉक्टर ने खुद आपको बताए हैं, देन you really need to visit the right doctor and please do continue with the right treatment, because हम चाहते हैं कि पिता बनने का सुख आपको जरूर मिले, आपके जीन से ही मिले. So again,
Thank you, viewers, and thank you, Dr. Kulkarni. Thank you so much for joining today and explaining the things. I think Saturday है तो as a couple बहुत लोगों ने हमारा session देखा होगा. Quite a good reach, and we hope that लोगों को समझ आया कि ज़रूरत कहाँ पे किस चीज़ की है. Thank you. Good evening. Good evening.